दूसरे ही लम्हे उसने जो कुछ किया उससे मेरी हालत गैर हो गई। उसने एक झटके से अपना और मेरा लिबास उतार दिया। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। इन बंद आंखों में एक चमकदार ह्योला रक्सा था। वो सब कुछ जो मैंने कभी नहीं देखा था मेरी बंद आंखों में कूद रहा था। फिर मैंने उस बेलबास वजूद को अपने नज़दीक पाया। उसका वज़न मेरे सीने पर था। मैं बेजान हो गया था। मेरे पूरे वजूद में सनसनाहट थी। हारून, दरअसल ये दौर बहुत नाजुक है। हर काम पूरे गौर खोज करने के बाद किया जाता है। मुझे यकीन है कि तुम महसूस नहीं करोगे। हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी नोयत ऐसी है कि बाद लोग हमारी नीयतों पर भी शक कर सकते हैं। चुनांचे हम किसी भी शख्स को जाने बूझे बगैर उस पर हकीकतें आश्कारा नहीं कर सकते। पहले तुम्हें कुछ और बताया गया था और इस वक्त हमें मुकम्मल तौर पर तुम पर एतमाद है और तुम एक फर्जनाद इंसान हो और हमें किसी तौर पर तुमसे कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। चुनांचे अब असलियत ना बताना हमाकत थी और फिर ज़ाहिर है कि तुम्हें इन मराहल से गुजरना है और अगर तुम हकीकतों से वाकिफ़ ना हुए तो ये सब कुछ कैसे कर सकोगे। मुझे खुशी है कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। तुम किसी काबिल हो हारून, कोई मेरे दिल से पूछे। और फौजिया ने जवाब दिया और मैंने शर्मसार होकर गर्दन झुका ली। बहरहाल ज़हनी तौर पर मैंने खुद को तैयार कर लिया। फौजिया देर तक मुझसे लाहौर के बारे में गुफ्तगू करती रही। उसने मुझे मुकम्मल तफसीलात बता दी थी और फिर वक्त मुकर्रर पर हम लाहौर चल पड़े। मेरे साथ फौजिया और अफजाल साहब थे, बाकी लोग यहीं रह गए। लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो रात हो गई थी, लेकिन हमें रिसीव करने के लिए कुछ लोग मौजूद थे। वो हमें एक कीमती कार में बैठा कर ले गए और उस सफ़र का अख्ताम एक खूबसूरत बंगले पर हुआ था। बंगले में चंद मुलाजिम मौजूद थे और उन्होंने हमारा सामान वगैरह उतारा और फौजिया मुझे लिए हुए अंदर दाखिल हो गई। ख्वाबगाह में मेरे लिए आराम का बंदोबस्त किया गया। मुलाजमों से काफ़ी लाने के लिए कह दिया गया और फिर काफ़ी पीते हुए अफजाल साहब बोले, वाक़यात कुछ इस तरह आपके सामने आएंगे हारून के यहाँ के बाद जगहों पर आपको हैरत होगी, लेकिन हमें तमाम मराहल से गुजरना होगा। आप इनसे परेशान ना हों। क्या इस दौरान आप लोग मुझसे दूर रहेंगे? ओहो हरगिज़ नहीं, हम आपसे करीब रहेंगे, लेकिन इस हैसियत से नहीं। जी मैं नहीं समझा। मैं वही समझा रहा हूँ कि हम लोग आज ही रात को आपको यहाँ छोड़कर मासूद ला चले जाएंगे और वहाँ क़याम करेंगे। फौजिया तुम्हारे चचा की बेटी है, यानी अफजाल की बेटी, यानी कि मेरी बेटी। और अफजाल साहब ने कहा और मैं बुरी तरह उछल पड़ा। हाँ, तुम्हें ज़रूर हैरत हुई होगी, लेकिन क्या करें, हमारे ऊपर आफताब ही ऐसी आ पड़ी है कि हमारी शख्सियत मसक होकर रह गई। मैं कुछ नहीं समझा जनाब, मैंने बेबसी से कहा। जब मैं तुम्हें हारून ना समझूंगा और तुम भी ये ख्याल ज़हन से निकाल दो कि तुम्हारी कोई और शख्सियत थी, तो हारून मियाँ मकसद ये है कि तुम्हारा 100% चचा हूँ। और मासूद साहब ने अपनी बेगम यानी तुम्हारे वालिद महमूद साहब की वालदा के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ली थी और ये शादी उन्होंने एक ऐसी खातून से की जो बेवा थी और उनके पहले शोहर का लड़का भी था। यानी मैं इस तरह में मासूद साहब की बीवी का बेटा हूँ, उनका नहीं। लेकिन मैंने मासूद अली साहब का नमक खाया, उन्हीं के घर परवान चढ़ा, इसलिए उन्हें सगे बाप की मानद समझता हूँ। ये दूसरी बात है कि ख़ानदान के दूसरे लोगों ने मुझे कभी कबूल नहीं किया। मुझे जवान होने के बाद अपना एक ठिकाना बनाना पड़ा और मैं ज़्यादातर उन लोगों से अलग थलग रहा, लेकिन मैं इस ख़ानदान का नमकवार था और मैंने हमेशा इनके मफादात का ख्याल रखा और इस पर जान देता रहा। फिर बदकिस्मती से तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो गया। दोनों एक हादसे का शिकार हो गए और उसके बाद तुम्हारे दादा यानी मासूद अली साहब ने तुम्हारी परवरिश की और उसके बाद की कहानी फौजिया तुम्हें सुना चुकी है। अफजाल साहब खामोश हो गए। मेरा दिमाग हिल कर रह गया। हर लम्हा एक नई कहानी सुनने को मिल रही थी। हर बार कुछ नए इंकशाफात हो रहे थे। फौजिया अफजाल साहब की बेटी है, लेकिन ये कैसे बाप बेटी हैं? एक दूसरे से इस कदर बेतकल्लफ के रिश्ते का फ़र्क ही मिट जाए। फौजिया अफजाली साहब के सामने सख्त बेहजाब थी और दोनों हर तरह की गुफ्तगू कर लेते थे। आखिर क्यों? लेकिन मेरा ज़हन इन नफीस तरीन लोगों के बारे में किसी बुरे अंदाज में नहीं सोच सकता था और मैंने उनके लिए बहुत अच्छे जज्बात रखता था। चुनांचे मैंने कोई बुरी बात नहीं सोची, सिवाय इसके कि वो पढ़े लिखे लोग हैं और फिर कराची के माहौल के परवरदा भी तो थे।
بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی ہارون، فوزیہ نے کہا۔ ہاں، کافی حد تک۔ ہم نہیں چاہتے کہ دادا جان بالکل ہی زندہ درگور ہو جائیں۔ ہارون کی موت کے صدمے نے ان کا دماغ الٹ دیا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ تمہیں ہارون سمجھ کر وہ ٹھیک ہو جائیں۔ بس تمہیں اب بہترین اداکاری کرنی ہے۔ آپ لوگ مطمئن رہیں، اور اس نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی عوض میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کر سکوں۔ تم بھی ساری زندگی کسی تکلیف کا شکار نہ ہو سکو گے ہارون، یہ میرا وعدہ ہے، اور میں ہمیشہ تمہارے کام آؤں گا۔ مجھے یقین ہے جناب، اور میں نے جواب دیا، اور ہم لوگ کافی سے شغل کر رہے تھے، اور دونوں باپ بیٹی مجھے پڑھاتے رہے یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گئے۔ اور پھر افضال صاحب نے کہا، فوزیہ، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ گاڑی تیار ہے یا نہیں، تم ہارون سے اجازت لے لو۔ اوکے ڈیڈی، فوزیہ نے جواب دیا، اور افضال صاحب باہر نکل گئے۔ تب فوزیہ اٹھ کر میرے نزدیک پہنچ گئی۔ تمہارے ذہن میں کوئی پریشان کن احساس تو نہیں ہے ہارون؟ وہ میری کرسی کے ہتھے پر بیٹھ گئی، اور اس سے زیادہ وہ میرے قریب کبھی نہیں آئی تھی، ہرگز نہیں۔ اور تم لوگوں کی موجودگی میں میرے ذہن میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ اتنا ہی اعتماد کرتے ہو مجھ پر؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے کہا، اور فوزیہ میرے اوپر جھک گئی، اس قدر کہ اس کا بدن میرے بدن سے مس ہونے لگا، اور میرا تنفس تیز ہونے لگا۔ تو یقین کرو ہارون، تمہارے اس اعتماد کو کبھی شکست نہیں ہوگی، اور میں نہیں کہہ سکتی ہارون کہ اگر اصل ہارون تمہاری جگہ ہوتا تو میں اسے اس قدر چاہ سکتی تھی یا نہیں، لیکن تمہاری بات علیحدہ ہے، تم پر تو میں اپنی جان نشاور کر سکتی ہوں۔ میں جانتا ہوں مس فوزیہ، اور میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں جاؤں ہارون؟ فوزیہ نے اپنا چہرہ بالکل میرے سامنے کر دیا، اور اس کی خوبصورت آنکھیں کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ابھی میں بمشکل چاند ہی کتابیں پڑھ سکا تھا، اور ان کی زبان ہی مشکل سے میری سمجھ میں آتی تھی۔ آنکھوں کی زبان کیا سمجھتا؟ آپ کو جانا ہے نا؟ جانا تو ہے نا فوزیہ؟ ہاں، لیکن تمہارے پاس جانے کو دل نہیں چاہتا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور مجھے بھی تو یہاں پہنچنا ہے۔ اور میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، ہاں۔ وہ بولی اور ہتھے سے اٹھ گئی، اور اس کی آنکھوں میں تشنگی تھی، اور وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد کافی دیر تک میں پریشان سا بیٹھا رہا، اور میں نے ان تمام واقعات پر غور کر رہا تھا۔ بڑے پر اسرار حالات تھے۔ اب میں دیہات کا وہ خبتی نوجوان نہیں تھا جس کی اپنی کوئی سوچ نہیں تھی۔ میں بہت سی باتوں پر سوچ سکتا تھا۔ رمضان کو میں نے کیا سمجھا تھا، لیکن وہ کیا نکلا۔ کراچی کے حالات نے مجھے ہوشیار رہنا سکھایا تھا، لیکن یہ لوگ فوزیہ اور افضال صاحب برے لوگ نہیں تھے، اور انہوں نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے تھے۔ میں ان احسانات کا بدلہ ضرور دوں گا، اور یہ بدلہ ہوگا کہ ان کے پروگرام پر حرف بہ حرف عمل کروں۔ اس فیصلہ کے بعد میں آرام کرنے لیٹ گیا، اور بستر پر بھی یہی خیالات میرے ذہن میں چکراتے رہے، اور پھر میں سو گیا۔ دوسری صبح مجھے ایک ملازمہ نے جگایا۔ شوخ و سنگ سی لڑکی تھی، میلے کے چلے لباس میں مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اور میں نے اس کی مسکراہٹ پر کسی قدر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، 10 بجے ہیں صاحب جی۔ کیا؟ اور میں اچھل پڑا، اور وہ منہ دبا کر ہنس پڑی، اور میں اسے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ 10 بج گئے ہیں تو کیا ہوا، مجھے کرنا ہی کیا ہے۔ چنانچہ میں ٹھیک ہو گیا، اور 10 بج گئے تو میں کیا کروں؟ ناشتہ نہیں کرو گے صاحب جی؟ تو نے مجھے ناشتہ کرنے کے لیے جگایا ہے؟ ہاں جی، اور میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو 10 بجے تک ناشتہ نہ کرتا ہو۔ میں تو اگر 7 بجے ناشتہ نہ کروں تو درد کے مارے میرا پیٹ پھٹنے لگتا ہے، لیکن بعد اوقات تو مجھے غصہ آتا ہے صاحب جی کہ رات اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے۔ اوہو اچھا، اب تو بھاگ جا، کیا نام ہے تیرا؟ جانو، اس نے جواب دیا، اور پھر بولی، تو ہم ناشتہ لگا دیں؟ نہاؤ گے صاحب جی؟ ہاں، تو ناشتہ لگا، میں نہانے جا رہا ہوں، اور پھر آ کر مجھے بلا لے جانا، میں نے کہا، اور وہ گردن ہلا کر واپس چلی گئی۔ میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، اور وہ دروازے سے باہر نکل گئی تو میں نے گہری سانس لی۔ پھر میں ملحقہ باتھ روم میں جا گھسا۔ اب سے چند ماہ قبل یہ چیزیں میرے لیے اجنبی تھی، لیکن اب میں ان تمام چیزوں کے استعمال سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ پھر جب باتھ روم سے باہر نکلا تو جانو ایک کرسی پر بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے اخبار الٹا پکڑا ہوا تھا، اور اسے میرے باہر نکلنے کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ چونک پڑی۔ ارے باپ رے! اس نے جلدی سے اخبار رکھ دیا۔ پڑھی لکھی ہو تم جانو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب جی، اسکول سے ڈر لگتا ہے۔ پڑھو پر تھوڑی رہے صاحب جی، میں تو تصویریں دیکھ رہی تھی، مگر آج کے اخبار میں کوئی تصویر ہی نہیں ہے۔ تصویر بھی تو تم الٹی ہی دیکھتی ہو۔ الٹی؟
क्यों? उसने तज्जुब से पूछा। और तुमने अखबार उल्टा पकड़ रखा था। पकड़ रखा होगा, हमें क्या मालूम कि वो उल्टा था या सीधा। तस्वीर होती तो पता चलता। जब तस्वीर ही ना हो तो फिर कैसे पता चलेगा कि अखबार उल्टा है या सीधा? उसने कहा और मुझे उसके जवाब पर हंसी आ गई। थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता कर रहा था। जानू की मासूम बातों ने मेरे ज़हन से तन्हाई का एहसास ख़त्म कर दिया। बड़ी बातूनी लड़की है और दिन भर न जाने कहाँ कहाँ के किस्से सुनाती रही और मैं हंसता रहा। उस शाम और कोई ख़ास बात नहीं हुई। ये रात गुजार कर दूसरे दिन मुझे अपने अमल का आगाज़ करना था। चुनाचा दूसरे दिन मैं जल्दी जा गया। गुस्ल वगैरह से फारिग होकर बाहर निकला तो जानू बाहर की सफाई कर रही थी। मुझे देखकर चौंक पड़ी और फिर हंसने लगी। क्यों हंस रही हो जानू? रात को तुमने बहुत थोड़ा खाना खाया था। मैं जानती थी कि आज जल्दी उठोगे, इसलिए मैंने नाश्ता तैयार कर लिया। देख लो मैं कितनी चालाक हूँ, उसने कहा और मैं मुस्कुराने लगा। वाकई तो बड़ी चालाक है जानू, क्या कहने तेरी चालाकी के। तो अब कितनी देर में नाश्ता कराएगी? भूख लग रही है ना? बस अभी, उसने कहा और काम छोड़कर एक तरफ भाग गई और मैं उसके बारे में सोचता रहा। दिन को 11 बजे मैं जाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ दूसरे कुछ मुलाजम थे जिन्हें हदायत कर दी गई थी कि मेरे अहकामात की तामील करें। चुनाचा मैंने एक मुलाजम से टैक्सी मंगवाई और अफजाल साहब के बताए हुए पते पर चल पड़ा। टैक्सी जिस जगह रुकी वो एक खूबसूरत हवेली नुमा मकान था। बहुत बड़ा दरवाज़ा था जिसके बाद घास का लान दूर तक चला गया और उसके बाद असल इमारत थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि टैक्सी अंदर ले चले। चुनाचा सदर दरवाजे के पास टैक्सी रुक गई और मैं नीचे उतर आया। मेरे बदन पर एक खूबसूरत लिबास था और जेब में खासी करेंसी मौजूद थी। मैंने ड्राइवर को बिल अदा किया और उसी वक्त एक शख्स सदर दरवाजे से बाहर निकला और मुझे देखकर रुक गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे और उसके मुंह से सिर्फ एक ही जुमला निकल रहा था, अरे अरे अरे। और उसके मुंह से मुतहैराना अंदाज में निकला और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर भागे या बाहर आए। टैक्सी वापसी के लिए मुड़ चुकी थी और मैं नहीं जानता था कि यह कौन है, लेकिन शक्ल सूरत से वो कोई मुलाजिम ही मालूम होता था। फिर वो दौड़ता हुआ आया और बुरी तरह मुझसे चिमट गया। आप सरकार, आप हारून सरकार, आप। अरे मेरे सरकार, क्या ये आप ही हैं? और वह पागलों की तरह मुझसे लिपटा हुआ था और फिर बच्चों की तरह रो पड़ा। उसकी भूं भूं की आवाज़ मुझे बड़ी मज़का खेज लग रही थी, लेकिन उसकी जज्बातियत से मैं इनकार नहीं कर सकता था जो उसके अंदर पैदा हो गई और मैंने उसका शाना थपथपाया। सरकार, सरकार, मुझे नहीं पहचानते? बताएं सरकार, आप जिंदा हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकता था। आप सरकार और सरकार ही करते रहोगे या अंदर भी चलोगे? मैंने कहा और गफूर अंगूठे से आंसू पूंछता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। लेकिन चंद कदम चलने के बाद ही गफूर ने जोरदार छलांग लगा दी और वह दूसरों को इतला देने निकल गया। मैं अभी हाल में पहुंचा ही था कि चारों तरफ से लोग दौड़ दौड़ कर आना शुरू हो गए। उनमें से चंद मुअम्मर अफराद थे और 2-3 नौजवान, कुछ लड़कियां भी थी और ये तमाम अफराद मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे और फिर उनमें से एक मुअम्मर शख्स मुझसे लिपट कर रोने लगा। हारून, हारून मेरे बच्चे, मेरे लाल, क्या ये सच है? क्या ये सच है? अरे अंदर तो चलो, खुदा की कसम आज का दिन भी क्या है? हारून, हम कोई ख्वाब तो नहीं देख बैठे? कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं? अंदर चलोगे या यहीं खड़े बातें करते रहोगे? आओ हारून बेटे, अंदर आओ। दूरी मुअम्मर खातून ने कहा और आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली। जो मुझे गिरफ्तार करके अंदर ले जाया गया और कोठी नहायत नफीस थी। ज़मीन पर कालीन बिछे हुए थे, हर चीज़ से इमारत टपक रही थी। अरे कोई नाना मियाँ को तो इतला करो, एक नौजवान ने कहा और दूसरे ही लम्हे एक मुअम्मर शख्स ने उसे रोक लिया। ऐसी हमाकत भी नहीं करना अख्तर, अगर उन्हें अचानक ये बात बताई गई तो कोई हादसा भी हो सकता है। उनकी जहनी कफियत के अतदाल का ख्याल रखना है। जो हुक्म तसद्दक खालू, नौजवान ने कहा और मैंने उस शख्स को ज़हन में रख लिया। ये मेरा मामू था और उसकी निशानदही की गई थी। बड़ी मुश्किल से उन लोगों की चाँव चाँव रुकी और उसके लिए भी तसद्दक मामू ने ही हुक्म दिया था। तुम लोगों ने इसे परेशान कर दिया है, कुछ आराम करने तो लो, कुछ आराम तो लेने दो। और बल्कि मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए हारून को तन्हा छोड़ दो। चलो बच्चों, और तुम सब तो निकल ही जाओ। क्यों बेटे, थकन महसूस हो रही है? तसद्दक साहब ने पूछा। नहीं मामू जान, कोई ख़ास नहीं, और मैं रात को यहाँ पहुँचा था। रात भर आराम से एक होटल में क़ियाम किया है। रात ही को क्यों नहीं आ गए बेटे? होटल में परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? तसद्दक मामू ने कहा। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और मैंने सोचा कि आप लोगों को कहाँ तकलीफ़ दूँ, इसलिए होटल में रुक गया।
क्या बताऊं बेटे, दिल की क्या हालत है। धड़कनें क्या कह रही हैं, और तुम्हारे आने से इस हवेली की रौनक वापस आ गई। ये उजड़ चुकी थी और इसके दरो दीवार सोगवार थे। मैं जानता था मामू जान, मगर तुम कहाँ थे बेटे? मिस्र में, मैंने जवाब दिया। तुमने हमें यहाँ से अपने खैरियत का तार क्यों नहीं दिया? हालात ही ऐसे रहे मामू जान। आपको जहाज के हादसे की इतला तो मिली होगी। हाँ मिली थी। उफ, क्या क़यामत का समा था। हम तो सख्ते में रह गए। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे बाप में तुम्हारे बारे में मालूम करने के लिए, मगर सारी तदबीरें नाकाम रहीं। तसद्दक मामू ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। हादसा ऐसी जगह हुआ था मामू के कुछ किया भी नहीं जा सकता था। क्या तफसील बताओगे? तफसील क्या बताऊं मामू, बस यूं समझे कि हादसा हुआ और कोई कुछ नहीं कर सका। चारों तरफ ऐसी पहाड़ियां बिखरी हुई थी जो नाकाबिल अबूर तस्वर की जाती। एक बार सिर्फ आंख खुली थी और उसके बाद तवील बेहोशी तारी हो गई। फिर दोबारा जब होश आया तो अस्पताल में पड़ा हुआ था, और जब जिंदगी का एहसास हुआ तो लोगों से अपने बारे में मालूम किया। खुदा का शुक्र है कि दिमागी हालत दुरुस्त रही। सर में चोटें जरूर आई थी, लेकिन ऐसी नहीं कि पागल हो जाता, और बाद में पता चला कि मैं मिस्र में हूं। ओहो, लेकिन काहरा तक कैसे पहुंचे? आज तक नहीं मालूम हो सका, मैंने जवाब दिया। और ये सारी बातें मुझे अफसार साहब ने अच्छी तरह पढ़ा दी थी, और फौजिया ने उनकी मशक भी कराई थी। चुनाचा और मैं रटाए हुए जुमले बड़ी फराख दली से इस्तेमाल कर रहा था। ताज्जुब की बात है, बहर सूरत जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। यहाँ तो बेटे हम सब तुम्हारा मातम कर चुके थे, और बेटे तुम्हारा दादा जान। मैं नहीं कह सकता कि बेटे के मासूद साहब की क्या कैफियत हो गई। आज भी वो गुमसुम हैं और ना किसी से बात करते हैं। बस कभी कभी ऐसी ही बहकी बातें करते रहते हैं कि उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं रही। बड़े परेशान हैं हम लोग। डॉक्टरों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा है कि अब बुढ़ापे में उन्हें तकलीफ देने से क्या फ़ायदा। खुदा उन्हें बेहतर करेगा तो बेहतर हो जाएंगे। ओहो बेचारे दादा जान। और मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं हारून बेटे, क्या क्या दिल कहता था उनके लिए। एक खातून ने कहा कि बदकिस्मती से मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन मैंने नहायत सादतमंदी से गर्दन हिला दी। अब तुम्हारी क्या कैफियत है? एक दूसरे साहब ने पूछा। अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा का एहसान है, खुदा का शुक्र है, उसने हम सब को नई जिंदगी दे दी। वही खातून जो पहले भी मुझसे मुखातब हो चुकी थी बोली। हाँ, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, किसी दूसरी खातून ने जवाब दिया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मासूद साहब केस के बारे में कैसे बताया जाए? तसद्दक साहब ने कहा। हाँ, ये तो सोचने की बात है, कोई फैसला करना ही होगा। हम उन्हें इस खुशखबरी से महरूम नहीं रख सकते। तसद्दक साहब फिर बोले, मेरा ख्याल है कि उसके बारे में डॉक्टर नफीस से मशवरा किए बगैर कोई काम करना मुनासिब ना होगा। एक खातून ने मशवरा दिया। आप दुरुस्त कहते हैं, तसद्दक साहब ने उनसे इत्तफाक करते हुए कहा। तो फिर ऐसा किया जाए, पहले डॉक्टर नफीस को फ़ोन कर दें, डॉक्टर नफीस आ जाएं और इसके बारे में वो जो मशवरा दें उसी पर अमल किया जाए। यही बात तय हो गई, और तसद्दक साहब ने एक साहब को टेलीफोन करने का कह दिया, और वह साहब कमरे से उठकर बाहर निकल गए। बड़ा बुरा हशर था। उन लोगों की बातें सुन सुनकर कान पक गए थे, और हर शख्स ऐसा मालूम होता था जैसे सबसे ज़्यादा मुझे चाहता है। हर शख्स दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करता, और मैं उन लोगों के दरमियान घिर गया था। ये मेरे अपने नहीं थे, लेकिन किस तरह अपनायत का इजहार कर रहे थे। बहरसूरत डॉक्टर साहब का इंतज़ार होता रहा, और मेरे लिए चाय मंगवाई गई। हर शख्स इनफरादी तौर पर मेरी खातर मदारत करना चाहता था। तब एक खातून ने जो दरमियानी उम्र की थी बोली, तुम्हारा कमरा बेटे उसी तरह महफूज रखा गया है। एक बार किसी ने उस कमरे में दाखिल होने की कोशिश की थी तो भाई मियाँ बिगड़ गए कि खबरदार किसी ने उसके कमरे में कदम रखा, और फिर उन पर दौरा पड़ गया। ओह, और तुम्हारा लिबास वगैरह भी उस तरह अलमारी में टंगे हुए हैं। हम सब तुम्हारे लिए जज्बाती थे, लेकिन क्या करते, सब यादें ही तो रह गई थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब यादों के नसीब से निकल आए। डॉक्टर नसीर साहब एक संजीदा इंसान थे, उम्दा शख्सियत के मालिक। उन्हें सूरत हाल नहीं मालूम थी, लेकिन जब मेरे सामने आए तो वो भी सकते में रह गए, और उनकी गहरी निगाहें लम्हा बाद जमी हुई थीं। फिर उन्होंने दूसरे लोगों की शक्लें देखी और गहरी सांस लेकर बोले, शायद खुदा को मासूद साहब की नई ज़िंदगी मकसूद थी, और मेरी तरफ से ज़िंदगी की मुबारकबाद कबूल करो हारून मियाँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैंने गर्दन खम करके कहा, क्या मासूद साहब को तुम्हारे बारे में इतला हो गई? अभी तक नहीं दी डॉक्टर साहब, और आपसे मशवरा किए बगैर दे भी नहीं सकते थे। अब आप बताएं कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। और तसद्दुक साहब ने कहा, आपने वाकई जहानत का काम किया है, और मैं उनके पास जाता हूँ।
उन्हें एक इंजेक्शन दूंगा और उसके बाद आप उन्हें मासूद साहब के सामने ले आएं। नफीस साहब ने कहा और वो उठ गए और किसी को मेरे ऊपर रत्ती बराबर शुबा नहीं हो सकता था और इस बात ने मुझे काफ़ी तरह तक मुतमिन कर दिया। हाँ, एक काम और करें, नफीस साहब रुकते हुए बोले। जी। फ़ोन पर अफजाल साहब को भी इतला दे दें, कुछ भी है लेकिन बहरहाल वो भी इस घर से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रखते हैं। नफीस साहब की इस बात पर मैं दिल में चौंक पड़ा और मैंने दूसरे लोगों की सूरतें देखी। चंद चेहरे बिगड़ गए लेकिन तसद्दुक़ साहब जल्दी से बोले, लेकिन अफजाल भाई तो कराची में हैं। जी नहीं, आए हुए हैं काफ़ी अरसा से। अरे हमसे नहीं मिले, लेकिन आपको कैसे मालूम? तसद्दुक़ साहब ने पूछा। रात को फौजिया की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, मुझे टेलीफोन किया था उन्होंने, मैं गया था और तब मुलाकात हुई। नफीस साहब ने जवाब दिया और बाहर निकल गए। उन डॉक्टर साहब का भी दिमाग चल गया है और उन्हें इस घर में बुलाने की क्या तुक है? वो वही हैं, कौन उसके घर के? और एक खातून ने कहा जो इस सारे खेल में मकाम अव्वल रखती थी और मेरे दिल में अजीब से ख्याल थे और मैं किसी कदर सनसी महसूस कर रहा था। ये गलत बात है, रिश्ता तो है उनका। जब मसूद साहब और उस रिश्ते को तस्लीम करते हैं तो दूसरे नज़रअंदाज क्यों करें? तसद्दुक़ साहब ने जवाब दिया और वह खातून नाक चढ़ाकर रह गई। और मैं अभी उन्हें फ़ोन करूंगा, तसद्दुक़ साहब ने कहा। मैं उस घर के हालात समझ रहा था और यह घर जिन कफ़ियात का शिकार था अब वो मेरी समझ में आ रही थी, लेकिन असलियत तो अफजाल साहब ही जानते थे और यह सारा खोरों का धंधा मुझे बेहद पुरइसरार मालूम हो रहा था। लेकिन मुझे ज़ुबान बंद रखना थी, मुझे खुद वही करना था जो मेरे करम फरमाओं ने मुझसे कहा था और मुझे उन लोगों से गर्ज नहीं थी कि उनके अपने मामलात कुछ भी हों। बिल आखिर एक मुलाजम कमरे में दाखिल हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्हें ले आया जाए। चलो हारून मियाँ, खुदा बेहतर करे, तसद्दुक़ साहब ने कहा और मैं उठ गया और अब मैं उस हस्ती के सामने जा रहा था। मासूद साहब सुर्ख सफ़ेद रंग के एक बारिश बुजुर्ग थे, सफ़ेद लिबास और सफ़ेद दाढ़ी में बेहद पुरवकार लग रहे थे और इस वक्त एक सोफे पर बैठे हुए उनके नज़दीक एक ही डॉक्टर नफीस खड़े हुए थे और मासूद साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे दरवाजे से दाखिल होते देखा और उनके नथने फूलने पिचकने लगे और वह बेख्तियार उठ खड़े हुए और उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। मेरे बच्चे, मेरे लफ्ते जिगर, और उन्होंने मुझे लिपटा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। इसका मतलब था कि उन्हें मेरे जिंदा रहने की खबर सुना दी गई थी और वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ना जाने क्यों चंद लम्हात के लिए ये एहसास हुआ जैसे मैं अपनों में हूँ और मासूद साहब से सचमुच मेरा कोई कल्बी रिश्ता है। मासूद साहब रोते रहे और उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। मासूद साहब, ये तो खुशी का मौका है और खुदा ने आपके घर को रोशनी बख्श दी। आप तो मायूस नहीं हुए थे, देख लीजिए अल्लाह ताला ने किस तरह आपकी दुआएं कबूल कर लीं। मेरा बच्चा, मेरा हारून। मासूद साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे भींच लिया और मैंने भी उनका मोहब्बत का जवाब उसी तपाक से दिया था। देर तक यह गमनाक या मसरत अमीज़ मंजर जारी रहा और उसके बाद मासूद साहब को कुछ सुकून हुआ और तुम्हारे तमाम आज़ाद तो सलामत हैं। हाँ दादा जान, खुदा का फजल है, मैंने जवाब दिया। बड़ी तकलीफ़ उठाई होंगी, मासूद साहब बोले। जी हाँ, बेहद। खुदा ने मुझे आखिरी वक्त में बहुत बड़ी खुशी दी है। देबो ने साहब, मेरा मसला बिछा दो और मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगा। जो हुक्म, एक मुलाजमा ने कहा और दादा जान नमाज पढ़ने चले गए। डॉक्टर नफीस बेहद खुश थे, आहिस्ता से बोले, बड़ा मरहला तय हो चुका है, अब कोई फिक्र नहीं। चाचा जान की जहनी हालत भी दुरुस्त हो गई। आपने देखा डॉक्टर साहब, उन्होंने सारी बातें होशमंदों में से की हैं। ये काम भी खुद ब खुद हो गया, लेकिन यहाँ बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। डॉक्टर नफीस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो 3 दिन का भूखों लोगों को खाना खिलाऊंगा और खुदा ने इतनी बड़ी खुश नसीबी की है। एक खातून जिन्हें मैं इस दौरान कई बार देख चुका था, बड़ी चाह से कब से शुरू करेंगे आप? डॉक्टर नफीस बोले, बस आज ही से। खातून फौरन बोली, संजीदा हैं? क्यों डॉक्टर साहब, और इसमें गैर संजीदगी की क्या बात है? बस पूछ रहा था, और इंसान जिस काम का इरादा करे उसमें देर ना करे। यकीन फरमाइए, और सुबह को सिर्फ 1 प्याली चाय पी थी और अब आंते कुल हो वल्लाह पढ़ रही हैं। और उस वक्त अगर आप मुझे खाना खिला दें तो आपको 10 भूखों का सवाब मिलेगा। डॉक्टर नफीस पर मजाक अंदाज में बोले और वो सब हंस पड़े। मैं अभी खाना लगवाती हूँ, खातून ने कहा और बाहर निकल गई। दादा जान नमाज पढ़ चुके थे तो सब खाने के कमरे में चले गए और फिर कहकों और मसरतों के दरमियान खाना खाया गया। अब तुम लोग हारून को मेरे हवाले कर दो और अब आराम करो। शाम को 5 बजे ये तुम्हें मिल सकेगा, दादा मियाँ ने कहा और दूसरे लोगों ने तामील की।
दादा मियाँ मुझे लिए हुए अपने कमरे में आ गए और उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर बिठा दिया और खुद भी मेरे नज़दीक बैठकर मुझे देखने लगे। एक बार फिर उन्होंने मुझे लिपटा लिया और मेरा बच्चा, मेरी आंखों का नूर, खुदा जानता है कि मुझ पर क्या बीती। मुझे अंदाज़ा है दादा मियाँ, बस बेटे अब कभी ना जाना, मेरा आखिरी वक्त है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ही हाथों अपनी आखिरी आरामगाह जाऊँ। खुदा आपको सलामत रखे दादा जान, मुझे आपका साया दरकार है। ये बात सिर्फ तुम ही कह सकते हो बेटे, और किसी दूसरे के दिल में यह ख्वाहिश कहाँ थी? जी, और मैंने सवालिया अंदाज में उन्हें देखा। हाँ बेटे, ज़माने के ये रंग अजनबी नहीं हैं, तुम्हें भी तजर्बात होने चाहिए। सदियों से दौलत और इंसानियत में तसादम चला आ रहा है। ये जालिम शय मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरे गुरु मेरे अपने बिखरे हुए हैं, लेकिन उनके सीनों में मेरी मोहब्बत नहीं है। उन्हें मेरा साया दरकार नहीं, बल्कि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं जल्दी से इस जहां से रुखसत हो जाऊं ताकि उन्हें उनका हक मिल जाए। ऐसे हैं ये लोग। और मैंने गसीले अंदाज में कहा, उनका कसूर नहीं है बेटे, ज़रूरतों की जोंकें इंसान के वजूद से शराफत का सारा खून चूस लेती हैं, और जब खून ही ना हो तो मोहब्बत के ज़रात कौन से सियाल में गर्दिश करेंगे। ये सब ख्वाहिशात के असीर हैं और इनकी आरज़ुएं उनसे सब कुछ छीन चुकी हैं। मैं उन्हें बेकसूर करार देता हूँ। तुम भी सारी ज़िंदगी इनका ख्याल रखना। खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, अगर इसमें से कुछ उनके काम भी आ जाए तो हमें घाटा नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखना हारून। जी दादा जान, और मैंने मुतासर होकर कहा, अपने साथ बहुत सी तकदीरों को वाबस्ता रखना। बाद औक़ात इंसान अपनी बजाय दूसरों की तकदीर से खाता है। खुदा के देने के ढंग निराले हैं, बहुत बड़ा ताजर है वो, और उससे तजारत करोगे तो कभी घाटे में ना रहोगे, और उस तजारत का ज़रिया मैं तुम्हें बता चुका हूँ। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे दादा जान, मैंने खलूसे दिल से कहा, और बड़ी खिफत हो रही थी मुझे। मैं सोच रहा था कि इतने नेक इंसान को मैं धोखा दे रहा हूँ, जिसके ख्यालात इतने बुलंद हों, लेकिन खुदा ही गवाह था कि यह धोखा वही किसी लालच के तहत नहीं थी। अफजाल साहब और फौजिया ने मुझे उस नेक काम पर आमादा किया था। अगर वह मेरे साथ इतना बेहतर सलूक ना करते, अगर वह मुझ पर अखराजात ना भी करते तो जो कर चुके थे, तब भी मैं इस नेक इंसान का सहारा बनने में आर ना महसूस करता। बहरहाल शाम 5 बजे तक दादा जान मुझसे बातें करते रहे और मैं उनसे बहुत मुतासर हुआ। बार बार मेरे दिल को यह ख्याल कचोके दे रहा था कि मैं इस फरिश्ता सीरत इंसान को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी के लिए ही ज़रूरी था और उस ख्याल से किसी कदर तसल्ली होती थी। शाम को चाय का अख्तिताम कोठी के लान पर किया गया। चाय क्या थी, एक बहुत बड़ी पार्टी मालूम हो रही थी। जर्क बर्क लिबास, हसीन और जगमगाती हुई सूरतें, बहुत सी नौजवान लड़कियां थी, बूढ़ी औरतें थी, बूढ़े मर्द थे, नौजवान थे और ना जाने कौन कौन था। सब के सब मुस्कुराते हुए सब ने मेरा पुरजोश ख्याल मकदम किया था। अरे हारून मियाँ, आपने लिबास नहीं बदला, एक खातून बोली, और वो हमेशा का सादा फितरत है, बड़ाई की यही शान होती है। हारून मियाँ, आप इन सब को पहचानते हैं? तसद्दक मामू ने पूछा। मामू जान, यकीन कीजिए आपके सिवा किसी और को नहीं पहचान सका। हादसे ने मेरे ज़हन पर बहुत बुरा असर डाला है। यकीन करें, बाद औक़ात अपने आप को भी भूल जाता हूँ। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटे, खुदा तंदुरुस्ती दे। आपको मेरी हालत मालूम हो चुकी है, इसलिए अगर किसी को मेरी बात नागवार गुजरे तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। मैंने कहा, अरे नहीं मेरे लाल, मजाल है किसी की जो तुम्हारी बात का बुरा माने। और तसद्दक मामू, चाय के बाद आप मेरा एक काम भी करें। हाँ हाँ कहो बेटे, तसद्दक मामू सरापा नियाज बनकर बोले। इन सब से मेरा तारफ़ करा दें, आपका एहसान होगा। मैंने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई बुरा ना माने। दादा जान ने दखल दिया, अरे लो, बुरा मानने की क्या बात है, हमें अपने बच्चे से तावन करना चाहिए। खुदा ने हमें उसकी सूरत दिखा दी। ये बात क्या काम है? वही खातून बोली। ठीक है, और ये काम मैं अंजाम देता हूँ, तसद्दक मामू ने कहा, और फिर वो खड़े होकर बोले, ये फूफी जुलेखा है, ये फूफी नाहिद हैं, ये शादिया है और फूफी जुलेखा की बेटी, ये ताहरा हैं और ये जमाल हैं, और ये, और मैं ज़हन में उन लोगों को महफूज रखता जा रहा था तो आरफ मुकम्मल हो गया। मेरे ज़हन में एक और सवाल था, लेकिन मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। मैं जानना चाहता था कि ये सब लोग इसी मकान में रहते हैं या मिलने आए हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि इस बात का वो लोग ज़रूर बुरा मान जाएंगे। बहरहाल मैंने ये सवाल नहीं किया और तसद्दक मामू अपने काम से फारग होकर बैठ गए। 2 दिन गुजर गए। मेरे अज़ा
मेरी ज़िंदगी की बहुत खुशियाँ मनाई थी, बल्कि तसद्दक मामू ने तो उसी शाम एक तजवीज़ भी पेश कर दी। मैं दादा जान के साथ बैठा हुआ था कि तसद्दक मामू बोले, चाचा जान मेरी एक ख्वाहिश है। क्या? दादा जान बोले, क्यों ना हारून मियाँ की वापसी की खुशी में एक तकरीब कर दी जाए। जैसा तुम लोग पसंद करो, मुझे क्या एतराज़ है। क्यों हारून मियाँ? तकरीब में आप क्या करेंगे मामू जान? भाई हमारी शख्सियत के लोग शरीक होंगे तो आम देंगे उन्हें, बस खुशी का इजहार हो जाएगा। और क्या करेंगे? तसद्दक मामू बोले, ज़ाहिर है कि मैं आपके मामलात में दखल अंदाजी की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे आपसे इत्तफाक नहीं। क्यों? बस मैं ऐसी बातों से उलझता हूँ, लोग आएंगे, मसनूईपन का इजहार करेंगे, मुझसे सवालात करेंगे और मैं एक एक को जवाब देता फिरूंगा। ओहो, तो इसमें हर्ज क्या है बेटे? यही ज़िंदगी के खेल होते हैं। बस यूं ही इंसान इंसानों के दरमियान रहता है। तसद्दक मामू बोले, हर्ज है भाई। दादा जान ने दखल दिया। जी। और तसद्दक मामू चौंक पड़े। अगर हारून मुनासिब नहीं समझता तो कोई ज़रूरत नहीं, दादा जान ने फैसला कुन लहजे में कहा और तसद्दक मामू का मुंह लटक गया। ठीक है, जैसे आप लोगों की राय, और ये तो सिर्फ एक तजवीज़ थी, उन्होंने आहिस्ता से कहा और फिर थोड़ी देर के बाद उठ गए। उस वक्त जब मैं अंदर के माहौल से कुताकर लान पर निकल आया तो लान के एक खूबसूरत गोशी में बैठकर इन हालात पर गौर करने लगा तो अचानक किसी तरफ से शाजिया निकल आई। उसने एक खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और उसके बदन से किसी उम्दा सेंट की खुशबू आ रही थी। हेलो हारून। हेलो। और मैंने चौंक कर कहा और शाजिया अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। उसने काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा और यूं ही खामोश खड़ी रही। आप। और मैंने उस खामोशी से उकता कर कहा, ये मैं तुमसे आप क्यों हो गई? और वो शिकायती अंदाज में बोली, ओहो माफ़ करना शादिया, तुम मेरी जहनी कैफियत से वाकफ़ हो। आप भी तो मेरी जहनी कैफियत से वाकफ़ थे। वो मैंने खेद अंदाज में बोली। और मैं नहीं समझा। क्या नहीं मान सकती? और तुम्हें मैंने तो आज तक सिर्फ एक ही ख्वाब देखा है और मैं तो जिंदा दरगोर हो गई हूँ। हारून, जब मेरे मुंह में खाक और तुम मेरी मदद नहीं कर सकती शादिया। मैंने कहा, कैसी मदद? क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि मैं जिंदा बच गया? क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि मैं पागल ना हो गया? खुदा ना करे ऐसी बातें क्यों करते हो हारून? वो जल्दी से बोली। मेरे साथ जो हादसा पेश आया है वो बेहद खौफनाक था। काफ़ी दिन तक तो डॉक्टर इस उलझन का शिकार रहे कि मेरा जहनी तवाज़ुन भी दुरुस्त होगा या नहीं, कहीं मेरी याददाश्त तो गुम नहीं हो जाएगी। लेकिन मैं मजबूत इंसान निकला। मैं ठीक रहा लेकिन बहुत सी बातें भूल गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मोहब्बत तो बहुत बड़ी ताकत होती है हारून, और ये यकीन करो कि ये सब सिर्फ मेरी दुआएं थी जिन्होंने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी। खुदा ने तुम्हें मेरे लिए ज़िंदा रखा है, तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हें वो खतूत भी याद नहीं जो मैं तुम्हें लिखा करती थी? ओहो खतूत, हाँ, कुछ धुंधला सा खाका मेरे जहन में है। उस मोहब्बत को याद करो हारून जो हमारे दरमियान थी। तुम हमेशा कहते थे कि शादिया यूरोप बहुत हसीन है, लेकिन तुम्हारे बगैर उसके मन में एक नुमाया कमी महसूस होती है। ये बातें मैंने तुम्हें खत में लिखी थी, अक्सर लिखा करते थे। और उनमें से कोई खत है तुम्हारे पास? मैंने सवाल किया और शादिया गड़बड़ा गई, लेकिन चालाक लड़की थी और फौरन बोली, लो ऐसे खत भी कहीं महफूज रखे जाते हैं ताकि दूसरों के हाथ पड़ जाएं। काश इनमें से कोई खत होता। क्या करते उनका? तुम्हें पढ़कर अपने और तुम्हारे दरमियान रवैये का अंदाज़ा करता। बदकिस्मती से नहीं, मैंने जवाब दिया और सिसकने लगी। आह मेरी तकदीर, इसके अलावा और क्या कहूँ? वो रोती हुई बोली और मैं दिलचस्प निगाहों से उसे देखता रहा। उसका ख्याल था कि मैं उन आंसुओं पर तड़प उठूंगा, दौड़ कर उसे सीने से लगा लूंगा, तसल्लियाँ दूंगा और यूँ टूटे रिश्ते अस्तवार हो जाएंगे। लेकिन उनमें से कुछ नहीं हुआ। मैं खामोशी से उसे रोते देखता रहा और मेरी तरफ से कोई पजीराई ना पाकर उसने खामोश हो जाना ही मुनासिब समझा। अलबत्ता वह भीगी आंखों से मुझे देख रही थी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता हारून? मैं क्या करूं? और मेरी याददाश्त मेरा साथ छोड़ चुकी है, मैंने लापरवाही से कहा। तो फिर मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? सब्र करो, और इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूं? नहीं हारून नहीं, बचपन से जो ताजमहल बनाया है वो तुम्हारे चंद अल्फाज से मसामार नहीं हो सकता। मैं तुम्हें चाहती हूँ और कभी तुम भी मुझे चाहते थे, लेकिन आज तकदीर ने मुझे याद करना होगा, तुम्हें याद आना होगा और तुम्हें सब कुछ याद आना चाहिए। अगर याद ना आया तो मेरी सज़ा क्या होगी? मैंने सवाल किया और वह चौंक कर मुझे देखने लगी। सज़ा? तुम्हें सज़ा देने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली। तो फिर माफ़ कर दो, मैंने मस्करेपन से कहा। क्या तुम अपने दिल में मुझे तलाश नहीं कर सकते?
कोशिश करूंगा और मिल गई तो इतला दे दूंगा, मैंने कहा और वहां से आगे बढ़ गया। और शादी अपनी जगह खड़ी मुझे देखती रही थी। हालांकि बड़े जज्बाती मुनाज़र थे और वह मुझसे मोहब्बत का इजहार करती रही। खासी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बा नहीं पैदा हुआ, कम से कम हमदर्दी का जज्बा भी नहीं। बस यूं महसूस हुआ था कि जैसे उसके मोहब्बत के अंदाज और उन आंसुओं में मसनूइयत है। एक ऐसा जज्बा है जिसके पसे पर्दा कुछ और ही है, और वो नहीं है जो वो कह रही थी। हालांकि मेरी मौजूदा हैसियत के मुताबिक वो मेरी फूफी ज़ात। बहर सूरत यहाँ तो बहुत से मामला थे और उन तमाम मामला से मुझे निमटना था, और मैं उनसे खैर भी नहीं था। बहरहाल यहाँ का हर शख्स मेरी पजीराई में लगा हुआ था, जिसे देखो मेरे लिए नत नई तरकीब सोच रहा था और मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन तमाम अफराद के अंदर मुझे एक मसनूईपन का एहसास होता और यूँ महसूस होता कि जैसे सब ने अपने चेहरों पर नकाब डाल रखे हैं, अपनी फितरतें छुपा कर, अपने अंदर को मसख करके वो सब बैरूनी तौर पर मेरी मोहब्बत के खौल में लिपटे हुए मेरे सामने आए थे। हो सकता है कि ये एहसास जो मेरे अंदर था अफजाल साहब का पैदा करता हो। मुझे जो कुछ बताया गया था उसके मुताबिक मेरी हैसियत सोने की चिड़िया जैसी थी और जिसके कब्जे में भी आ जाए। लेकिन उस पूरे मकान में मैं जिस शख्स से ज़्यादा मुतासर था वो दादा मियाँ थे।